जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अरुण कुमार। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत हमने पिछली वीडियो में जाना आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। हम मैसूर राज्य के विषय में बात कर रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत मैसूर राज्य तक बात कर चुके हैं। मैसूर राज्य में हमने देखा था कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसका पुत्र टीपू सुल्तान जो है वो इस युद्ध को बंद नहीं करता है, कंटिन्यू रखता है। और इस युद्ध में कभी मैसूर राज्य जीतता है, कभी अंग्रेज जीतते हैं, और अंततः 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में मंगलोर की संधि हो जाती है। और ये युद्ध एक तरह से अनिर्णित ही बिना किसी रिजल्ट के खत्म हो जाता है मंगलोर की संधि होने के बाद 1784 में। इसी के कंटिन्यूएशन में हम आज बात करने वाले हैं आंग्ल मैसूर युद्ध तृतीय के बारे में, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, जो कि 1790 से लेकर 1792 तक लड़ा गया। देखिए 1784 से लेके 1792 तक, यानी 6 साल तक यहाँ पर कोई युद्ध नहीं हुआ। उस समय क्या चल रहा था, क्या हो रहा होगा, इस विषय के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस सीरीज को लगातार मेरे साथ देख रहे हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि कहानी की तरह मैं चीज़ों को लिंक कर रहा हूँ। और अगर आज आप पहली बार यहीं से इसको देखना शुरू कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सीरीज को शुरू से देख के आइए। आधुनिक भारत का इतिहास, आंग्ल मैसूर युद्ध नंबर 3, 1792 से 1790 से 1792 में लड़ा गया। देखिए टीपू सुल्तान इस समय मैसूर का शासक है, और टीपू सुल्तान जो है धीरे धीरे अपने व्यापार को बढ़ा रहा है। वो देख रहा है कि फ्रांसीसी कंपनियां जो हैं भारत में आके व्यापार कर रही हैं, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट ही व्यापार करना शुरू कर दूं। वो अरब देशों से, चीन से संपर्क कर रहा है व्यापार के लिए। फ्रांस में इस समय क्रांति हो रही है, फ्रांसीसी क्रांति से टीपू सुल्तान काफ़ी अधिक प्रभावित है। इसने अपनी राजधानी में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया है। खुद को ये नागरिक टीपू कहता है, और नेपोलियन से भी संपर्क करता है। ये नेपोलियन से संपर्क करता है, और 1790 तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। और उस समय टीपू सुल्तान जो है अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है। ये उस समय की घटनाएं हैं, सब कुछ ठीक है। 1790 आते आते क्या होता है कि 1784 में भारत में एक चीज आती है, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, 1784 में भारत में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। और आप देखेंगे 1776 में अमेरिका ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के कब्जे से आज़ाद हो चुका है, स्वतंत्र हो चुका है। और ब्रिटिशर्स नहीं चाहते कि भारत भी उनके हाथ से निकल जाए। तो भारत को हाथ से ना निकलने देने के लिए अब ब्रिटेन चाहता है कि भारत में कूटनीतिक प्रशासन किया जाए। और इसी कूटनीतिक प्रशासन के संदर्भ में भारत में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। यहाँ पर है, ये यहाँ पर आपको दिखाई देगा बंगाल। बंगाल वाले क्षेत्रों में अंग्रेजों का दबदबा है। बंगाल, उड़ीसा, बिहार और अवध में भी अंग्रेजों की एक तरह से, अवध और दिल्ली तक अंग्रेजों का शासन चल फैला हुआ है। यहाँ पे मराठा हैं। मराठा में यहाँ पे कौन होगा, तो मराठा में इस समय जो है बालाजी बाजीराव के पुत्र माधवराव पेशवा हैं, और वो अपने राज्य को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कोशिश में 1782 में वो अंग्रेजों के साथ एक संधि हो जाती है, क्योंकि अंग्रेजों से झड़प हो रही है। तो अब मराठा जो है, मराठा और अंग्रेजों के बीच में संधि हो चुकी है। ये दोनों मराठा और अंग्रेज एक दूसरे से युद्ध नहीं करेंगे, ऐसा सलबाई की संधि में 1782 में डिसाइड किया जाता है। ये बात हम सब इस सीरीज में पिछली वीडियो में भी जान चुके हैं, द्वितीय युद्ध में भी समझ चुके हैं। मराठाओं को जब मैंने पढ़ाया था तब भी मैंने आपको सलाबाई की संधि बताई थी। टीपू सुल्तान जो शासक है वो कूटनीतिक नहीं था, दूरदर्शी बहुत था। अपने पिता की तरह वो दूरदर्शी तो था, लेकिन अपने पिता की तरह वो कूटनीतिक नहीं था। और इस कूटनीतिक प्रशासन के लिए ही आ गया है भारत में पिट्स इंडिया एक्ट। और उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल जो है उसका नाम है कार्नवालिस। तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, कार्नवालिस। ठीक है, यहाँ पे बैठा हुआ है कार्नवालिस। और कार्नवालिस क्या करता है कि एक योजना बनाता है कि भाई जो है टीपू सुल्तान के खिलाफ युद्ध किया जाए। युद्ध का तत्कालिक कारण की हम बात करते हैं, क्या था। तो देखिए ये है कोचीन, और कोचीन के पास दो छोटे छोटे आइलैंड आपको दिखाई देंगे। इनका नाम है आईकोटा और केंग्रानूर। क्या नाम है, आईकोटा और केग्रानूर। ये दोनों फ्रांस के द्वीप हैं। यहाँ पर किले बने हुए हैं। इन फ्रांस के द्वीपों को अंग्रेज भी खरीदना चाहते हैं, और इन फ्रांस के द्वीपों को मैसूर में बैठा हुआ टीपू सुल्तान भी खरीदना चाहता है। लेकिन इन दोनों द्वीपों को फ्रांस से श्रवणकोर खरीद लेता है। श्रवणकोर क्या है, श्रवणकोर अंग्रेजों का मित्र राज्य है। जब श्रवणकोर इन दोनों द्वीपों को खरीद लेता है, और ये दोनों द्वीप जो है मैसूर राज्य की सीमा के अंतर्गत आते हैं। मैसूर राज्य की जो सीमा उसी के पास में तो है, ये कोचीन के पास में। तो ये बात से नाराज हो जाता है टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान जो है वो श्रवणकोर पर हमला कर देता है। ठीक है, इस कारण से श्रवणकोर पर हमला कर देता है।
लेकिन उससे पहले ही ऑलरेडी पता है टीपू सुल्तान को कि मेरे खिलाफ अंग्रेज जो हैं वो हमला करने की योजना बना रहे हैं। और अंग्रेज हमला करने की योजना कैसे बना रहे हैं, तो देखिए अंग्रेज और मराठा इन दोनों के बीच में तो ऑलरेडी सालबाई की संधि हो चुकी है, तो ये तो अब साथ में ही हैं। और निजामों को भी अपने पक्ष में कर लेता है कॉर्नवालिस, यानी अंग्रेज यानी ब्रिटिशर्स। वो कहते हैं कि जितने भी क्षेत्र हम टीपू सुल्तान से जीतेंगे वो आपको दे दिए जाएंगे, निजामों को दे दिए जाएंगे, यानी निजामों को और मराठों को क्षेत्र देने का वादा किया जाता है। और ये तीनों जो मिलके हैं टीपू सुल्तान के खिलाफ युद्ध करने की योजना बना रहे हैं। ये सूचना टीपू सुल्तान को मिलती है और इससे पहले वो युद्ध करें, इन द्वीपों के श्रवणकोर के द्वारा खरीद लेने के कारण टीपू सुल्तान ही श्रवणकोर पर हमला कर देता है। जब टीपू सुल्तान श्रवणकोर पर हमला कर देता है तो अंग्रेजों की, निजामों की और मराठों की सेना प्लस श्रवणकोर की सेना तो है ही। तो देखिए यहाँ पर निजाम भी आए हैं, मराठा भी आए हैं, श्रवणकोर भी हमला कर रहा है और इधर से यहाँ से कर्नाटक राज्य और यहाँ पे है हमारा मद्रास, यहाँ पे अंग्रेजों की सेना है। तो चारों ओर से जब टीपू सुल्तान के ऊपर हमला बोला जाता है तो ऑब्वियसली इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार निश्चित है। मराठा भी हमला कर रहे हैं, निजाम भी हमला कर रहे हैं, इधर से कर्नाटक राज्य की तरफ से, मद्रास की तरफ से अंग्रेज हमला कर रहे हैं और श्रवणकोर से तो टीपू सुल्तान लड़ ही रहा है। तो चारों तरफ से टीपू सुल्तान पर हमला होता है और इस युद्ध में टीपू सुल्तान हार जाता है। इस युद्ध को कहा जाता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध या श्रीरंगपट्टम का युद्ध। ये चारों की सेनाएं श्रीरंगपट्टम में लड़ती हैं, इसी कारण से इसको श्रीरंगपट्टम का युद्ध भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान हार जाता है श्रीरंगपट्टम के युद्ध में 1792 ईस्वी में। ठीक है, 1792 ईस्वी में हार जाता है तो युद्ध खत्म होगा। युद्ध खत्म होने के बाद हर बार संधि होती है, तो यहाँ भी संधि होगी। 1792 में युद्ध शुरू हुआ और 1790 में युद्ध शुरू हुआ और 1792 में युद्ध खत्म हुआ। श्रीरंगपट्टम की संधि हुई। संधि में क्या डिसाइड करा जाता है कि भैया टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए हर्जाने के रूप में ब्रिटिशर्स को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को यानी अंग्रेजों को देने होंगे। ठीक है, यानी कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल पर 3 करोड़ रुपए पहुंचाने होंगे। टीपू सुल्तान के पास उस समय 3 करोड़ रुपए थे नहीं, वो 1.5 करोड़ रुपए दे देता है और बाकी 1.5 करोड़ रुपए जब तक नहीं दिए जाएंगे तब तक के लिए अंग्रेज टीपू सुल्तान के 2 पुत्रों को बंधक बना लेते हैं। यानी ब्रिटिशर्स टीपू सुल्तान के 2 पुत्रों को बंधक बना लेते हैं 1.5 करोड़ रुपए के एवज में। इसके अलावा जो जैसे ऑलरेडी युद्ध से पहले डिसाइड किया गया था कि टीपू सुल्तान पर हमला किया जाएगा, मैसूर पर हमला किया जाएगा और राज्य को बांट लिया जाएगा आपस में, ये कॉर्नवालिस ने डिसाइड किया था। तो टीपू सुल्तान का जो राज्य है, आधा राज्य टीपू सुल्तान के पास रहता है और बाकी आधे राज्य को कौन बांट लेते हैं, निजाम, मराठा और अंग्रेज आपस में बांट लेते हैं। और अंग्रेज कौन सा राज्य लेंगे, जैसा मैंने आपको बताया कि बंगाल से तो उनको काफ़ी रिवेन्यू मिल ही रहा है। अब उनकी नज़र जो है ब्रिटिशर्स की वो इस मालाबार तट पर है, जहाँ से उनको मसालों के साथ मसालों का बिजनेस वो कर सकें। इस मालाबार तट पर अंग्रेजों की नज़र है, ये मालाबार तट है, यहाँ पर अंग्रेजों की नज़र है। तो मालाबार तट के पास पास वाला मैसूर का हिस्सा अंग्रेज अपने पास रख लेते हैं, मालाबार के पास पास वाला हिस्सा यानी मालाबार तट का हिस्सा। इसके अलावा डिंडीगुल का जो किला, यहाँ पे डिंडीगुल का किला है, डिंडीगुल के किले को भी अंग्रेज अपने पास रख लेते हैं। जो मराठा हैं, मराठाओं को क्या दिया गया फिर, मराठाओं को ये जो उत्तरी वाला क्षेत्र है, ये मराठाओं का राज्य इधर है ना, तो मराठाओं को तुंगभद्रा के उत्तर का क्षेत्र, यहाँ पे तुंगभद्रा नदी बहती है, तो तुंगभद्रा नदी के उत्तर का क्षेत्र जो है वो मराठाओं को दे दिया जाता है मैसूर राज्य से निकाल के। निजामों को भी कुछ दिया गया, तो निजामों को क्या दिया गया, तो ये देखिए निजाम इस तरफ हैं, निजामों को यहाँ पे ये वाला क्षेत्र जो है निजामों को दे दिया जाता है। और यहाँ पे क्या है, कैसे बॉर्डर बनाया गया, तो कृष्णा और पन्नौर नदी के बीच का क्षेत्र, यहाँ पे कृष्णा नदी बहती है, यहाँ पे पन्नौर नदी बहती है, तो कृष्णा और पन्नौर नदी के बीच का क्षेत्र मैसूर को निजामों को दे दिया जाता है। तुंगभद्रा के उत्तर का क्षेत्र मराठों को दे दिया जाता है और मालाबार के तट के पास पास वाला क्षेत्र और डिंडीगुल का किला अंग्रेज रख लेते हैं और बाकी जो बच गया वो मैसूर राज्य को ही दे दिया जाता है। और 3 करोड़ रुपए हर्जाना लगाया जाता है टीपू सुल्तान के ऊपर, क्योंकि वो 1.5 करोड़ रुपए ही दे पाता है, इसलिए उसके 2 पुत्रों को बंधक बनाकर रख लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। ये थी श्रीरंगपट्टम की संधि, जो कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति पे हुई थी 1792 ईस्वी में। और इसके बाद ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हो गया और इसमें टीपू सुल्तान हार जाता है, उसका राज्य की सीमाएं जो है छोटी हो जाती हैं। चलिए इसके बाद हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध, अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात करेंगे, जिसके बाद जो है क्या होता है, किस तरह से घटनाएं घटती हैं, वो सारी हम इसी सीरीज में जानेंगे, एक कहानी की तरह पढ़ेंगे। चलिए वीडियो अगर पसंद आया है, कुछ भी अगर आपको नया जानने को मिला है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है।